लेक्चर 2 मैग्नेटिक फील्ड का। तो उसमें अब हम पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी बायो-सावर्ट लॉ के बीच में और कूलम्ब्स लॉ के बीच में क्या होती है। तो देखते हैं जो सिमिलरिटी होती है, पहले हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी बायो-सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वैलिड है। दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या होते हैं, वैलिड। जो सिमिलरिटी है बायो-सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ की, कि दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वैलिड होते हैं। दूसरा, दोनों ही फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों फॉलो करते हैं। बायो-सावर्ट लॉ भी फॉलो करता है और कूलम्ब्स लॉ भी फॉलो करता है। और तीसरा पॉइंट जो सिमिलरिटी का होता है वो ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट एलिमेंट के कारण होती है। करंट एलिमेंट के कारण वो होती है लीनियर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज के कारण होती है लीनियर। ये तीनों क्या है, सिमिलरिटी। बायो-सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ की पहली सिमिलरिटी थी कि वो वैलिड होते हैं दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। दूसरी सिमिलरिटी है कि फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। और तीसरा कहता है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है करंट एलिमेंट के कारण वो लीनियर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण लीनियर होती है। अब इसके बीच में हम पढ़ने वाले डिसिमिलरिटी, कि डिसिमिलरिटी क्या होगी। तो देखते हैं बच्चों, डिसिमिलरिटी दोनों के बीच में क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट एलिमेंट के कारण। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किसके कारण होती है, करंट एलिमेंट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होती है, चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होती है, चार्ज के कारण। मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट के कारण प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण प्रोड्यूस होती है। सेकंड पॉइंट बोलता है जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की करंट एलिमेंट के कारण। करंट एलिमेंट के कारण या तो परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर पे, परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज के कारण डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ड्यू टू किसके कारण, चार्ज के कारण। तीसरा पॉइंट बोलता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है एंगल पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पर डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है एंगल पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पर डिपेंड नहीं करता। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड में जो बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला आता था वो आता था dV = μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r²। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। तो पहली डिसिमिलरिटी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट प्रोड्यूस करता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्रोड्यूस करता है। दूसरी डिसिमिलरिटी, मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट एलिमेंट के कारण, या तो परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर पे या किसकी डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन में। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किस डायरेक्शन में होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड थर्ड पॉइंट कहता है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है एंगल पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पर डिपेंड नहीं करती। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्स कितना लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड में। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें सबसे पहले क्या कंसीडर कर लेना है, एक चार्ज पार्टिकल, ये एक्स एक्सिस, ये हमने ली वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हमने मान लिया जिसका चार्ज कितना है q, मास कितना m, v वेलोसिटी से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल पर, थीटा। तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या लेते हैं बच्चों, cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, sin थीटा। तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिया हुआ, sin थीटा, v sin थीटा। एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया, कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q, मास m, एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल पे, थीटा, विद वेलोसिटी v, और उसका कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा। हमने एक चार्ज पार्टिकल ले लेना, मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एंगल पर आ रहा है,
जिसका मास है m, वेलोसिटी v sin थीटा कंपोनेंट के साथ, और कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, थीटा। तो जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे क्या कहता है, जितना भी फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दूसरा कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और तीसरा कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला जो फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब तीनों फैक्टर को हमें क्या कर देना, कंबाइन। तो चलिए कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके ये आएगा F प्रोपोर्शनल टू Q B V sin थीटा। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते कांस्टेंट आता है K, और एसआई सिस्टम में जो K होता है हमारा वो होता है 1। एसआई सिस्टम में K की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जो फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू बन गया QBV sin थीटा। QBV sin थीटा ये हमारा फोर्स आ गया जो चार्ज पार्टिकल पे लगता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सबसे पहले क्या किया था, एक कंसीडर किया चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है Q, मास है m, v वेलोसिटी से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल पे, थीटा। तो जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो तीनों फैक्टर को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये आता है QBV sin थीटा। प्रोपोर्शनल हटाते कांस्टेंट आता है K। एसआई सिस्टम में K की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, 1। अब K की वैल्यू 1 हो गई, यहां पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ गया, QBV sin थीटा। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज तो स्केलर है। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आपस में क्या होंगी, क्रॉस, क्योंकि sin थीटा में हमेशा कौन सा प्रोडक्ट आता है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। sin थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट, अगर cos थीटा आता तो उसमें क्या आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट। क्या आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन sin थीटा तो क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस फॉर्मूले में कौन कौन से पेयर होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक तो होता है फोर्स और वेलोसिटी जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दूसरा होता है फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। कौन कौन से पेयर इस फॉर्मूले में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी, फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब होता है कि जो फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। और इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो देता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन को पता करते हैं। ये अभी आगे डिस्कस हो जाएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकालते कैसे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म में हमारा फॉर्मूला आया था F वेक्टर इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। अब इस फॉर्मूले में जो पेयर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं वेक्टर पे वो होते हैं फोर्स एंड वेलोसिटी एंड फोर्स एंड मैग्नेटिक। अब इसकी कंडीशंस की बात करते हैं। यदि चार्ज पार्टिकल एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है या तो पैरेलल आए या एंटी पैरेलल आए, तो उस केस में फोर्स कितना लगेगा। पैरेलल के केस में थीटा कितना होगा तो 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल के केस में थीटा कितना 180 डिग्री। तो फोर्स के फॉर्मूले में केवल पुट कर देना है इक्वल टू QBV sin 0, और sin 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 0। अगर 180 पुट करते हैं तो QBV sin 180, और sin 180 भी हमारा क्या होता है 0। तो फोर्स क्या आ जाता है बच्चों 0, क्या आ जाएगा 0। यदि चार्ज पार्टिकल एंटर करे पैरेलल या एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगता, कोई भी फोर्स नहीं लगता। इसकी डायरेक्शन कौन देता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन देता है बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री पुट करोगे तो QBV sin 90, और sin 90 कितना होता है 1, तो उस केस में फोर्स हमारा जो लगता है चार्ज पार्टिकल पे वो होता है मैक्सिमम। क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम। तो उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। अब दोबारा सुनेंगे। सबसे पहले हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया था जिसका चार्ज था Q, मास था m, v वेलोसिटी से एंटर किया थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो फोर्स जो लगा चार्ज पार्टिकल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कंबाइन कर दिया q b b sin थीटा, प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट आया k की वैल्यू ऐसे सिस्टम में 1, तो फॉर्मूला आया q b b sin थीटा। वेक्टर फॉर्म देगी f वेक्टर इक्वल टू q b वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, क्योंकि चार्ज स्केलर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी भी वेक्टर। जो पेयर आपस में परपेंडिकुलर होती है इस फॉर्मूले में वो होता है फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन कौन देता है? राइट हैंड फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। अब इसकी कंडीशन थी पहली, अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में, तो पैरेलल के केस में थीटा 0, एंटी पैरेलल के केस में थीटा 180। पुट किया हमने साइन 0 0 तो फोर्स भी 0, साइन 180 0 तो फोर्स भी 0। यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगता। अगर परपेंडिकुलर आता चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तो F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, साइन 91 तो फोर्स कितना हो गया? क्यू बी बी, और ये क्या होता है? मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर हम बोले आपसे कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या? रुका हुआ, यानी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे। अब जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। तब भी उस पे फोर्स क्या होगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी अगर आप फॉर्मूले में पुट करते हो 0 q b b sin थीटा, वेलोसिटी की जगह मैंने 0 पुट किया तो फोर्स कितना आ जाएगा मेरा? 0। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। यानी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तभी लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अगर रुक गया है तो उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, स्टैटिक चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की, इसकी यूनिट हम कैसे निकालें? ड्राइव यूनिट। वैसे फोर्स की तो हमें पता होती है न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला, लेकिन इस फॉर्मूले से ड्राइव यूनिट और आती है एक, F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा तो यूनिट होती नहीं है इसकी, तो F इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की निकालेंगे, F अपॉन क्यू बी इक्वल टू आ गया B, तो B इक्वल टू फोर्स की होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो यूनिट आ गई हमारी न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर। और अगर दूसरी यूनिट की इसकी बात करते हैं हम, दूसरी यूनिट, तो दूसरी यूनिट कैसे निकालेंगे? B इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बना था F अपॉन क्यू बी। अब Q इक्वल टू बराबर होता है IT, भाई चार्ज का फॉर्मूला होता है IT, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। पुट करेंगे इसमें Q की जगह IT इनटू वेलोसिटी, तो V इक्वल टू फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, करंट की एम्पियर, टाइम की सेकंड और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, दूसरी यूनिट बन गई न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये दूसरी यूनिट हो गई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और देखते हैं बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आएगा? न्यूटन, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, करंट का A, टाइम का T, वेलोसिटी का lt-1। तो ये T से T कैंसिल, T से T कैंसिल हो गया बच्चों, L से L कैंसिल हो गया, तो A को ऊपर लेके जाएंगे, फॉर्मूला आ जाएगा ma-1 t-2। ये इसका क्या हो गया बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला। फाइंड करना है हमें, फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। ये जो फोर्स का फॉर्मूला आया था चार्ज पार्टिकल का, उससे हमें 1 टेस्ला डिफाइन करना है। तो देखेंगे इधर F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाओ, V इक्वल टू बाकी सारे टर्म्स को नीचे ले आना है F के, तो F अपॉन क्यू बी साइन थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कब होगी? जब फोर्स होगा 1 न्यूटन, चार्ज होगा 1 कूलम, वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकंड और एंगल होगा 90 डिग्री। तो अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कब होगी? मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला, is said to be 1 Tesla कब? when a charge particle of 1 coulomb, when a charge particle of 1 coulomb
मूविंग विद वेलोसिटी v, मूविंग विद वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कब होगी, जब 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, कैसे परपेंडिकुलर, एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट विद अ वेलोसिटी ऑफ, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कब होगी, जब 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलर, कितनी वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकंड, और उसको फोर्स कितना लगे 1 न्यूटन, फोर्स कितना लगेगा 1 न्यूटन। 1 टेस्ला कब होगी, जब चार्ज पार्टिकल कितने कूलम का हो 1 कूलम, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलम एंटर करे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइन 90 क्या शो कर रहा है परपेंडिकुलर, एंटर करे परपेंडिकुलर किसमें मैग्नेटिक फील्ड, किसमें कितनी वेलोसिटी से, और उस पे फोर्स कितना लगे 1 न्यूटन, तभी मैग्नेटिक फील्ड कितनी कहलाएगी 1 टेस्ला, कितनी कहलाएगी। यदि कोई चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, कैसे परपेंडिकुलर, कैसे परपेंडिकुलर, कितनी वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकंड, और उस पे फोर्स कितना लगे 1 न्यूटन, कितना लगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी 1 टेस्ला। अब उसके बाद अगर स्टैटिक चार्ज है, स्टार पॉइंट है बच्चों, स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज क्या चीज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चीज प्रोड्यूस करता है, और अगर मूविंग चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर एज मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस, मूविंग चार्ज will produce electric field and magnetic field both, electric field and magnetic field both। जो स्टैटिक अगर रुका हुआ है चार्ज तो केवल और केवल क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता था, स्टैटिक का मतलब है, यानी वो क्या प्रोड्यूस करेगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मूविंग चार्ज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों अब टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमें क्या निकालना होगा फोर्स, क्या निकालना होगा, और कंडक्टर या कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा होगा मूव, यानी उसकी क्या होगी वेलोसिटी, क्या होगी वेलोसिटी। तो ये रूल क्या कहता है, स्ट्रेच करो 4 फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब, तीनों चीज सेंटर फिंगर, 4 फिंगर एंड थंब, तीनों आपस में क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर, तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, तीनों चीज परपेंडिकुलर है। तो जो अंगूठा है, अंगूठा क्या रिप्रेजेंट करता है फोर्स, अंगूठा क्या रिप्रेजेंट करेगा, फॉर एग्जांपल के लिए हम ये मार्कर लगा रहे हैं, ये हो गई अंगूठे की डायरेक्शन थंब की, किसकी हो गई अकॉर्डिंग टू रूल थंब की हो गई। ये 4 फिंगर मान ली हमने, 4 फिंगर, और जो तीसरी एक्सिस ये वाली तीसरी एक्सिस वो हमने क्या मान ली सेंटर फिंगर, क्या मान ली सेंटर फिंगर, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन इंडिकेट करता है फोर्स की, 4 फिंगर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर फिंगर इंडिकेट करता है वेलोसिटी, सेंटर फिंगर इंडिकेट करता है वेलोसिटी। तीनों ही आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी। फादर मदर एंड बच्चे, फादर मदर एंड बच्चे, ठीक है, तो तीनों आपस में क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, बच्चों हमने एक सर्कुलर कॉइल ली, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सर्कुलर कॉइल के कारण किसी पॉइंट पे उसकी एक्सिस पे। तो हमने एक सर्कुलर कॉइल ली जिसकी रेडियस थी r, एलिमेंट्री
मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे सर्कुलर कॉइल के कारण किसी भी पॉइंट पे उसकी एक्सिस पर। एक सर्कुलर कॉइल ली, एक्सिस पे एक पॉइंट लिया हमने, पी कितनी डिस्टेंस पे था, x। तो कंसीडर करिए एक सर्कुलर कॉइल जिसकी रेडियस कितनी है, r। करंट कितना फ्लो कर रहा है उस कॉइल में, I। एलिमेंट्री पोर्शन हमने लिए ए बी एंड सी डी, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, d है। अब रेडियस r थी, डिस्टेंस p पॉइंट तक की x है, तो पाइथागोरस से ये निकाला अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। पाइथागोरस से अब p पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना बच्चों, तो इस कंपोनेंट के कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड मानी db, और इसके कारण मैंने क्या मान ली, db'। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा हमारे क्या होते हैं, cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, तो db के कारण वर्टिकल कंपोनेंट db sin थीटा, और db' के कारण वर्टिकल कंपोनेंट db' sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट db cos थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट db' cos थीटा। ये कंपोनेंट होगा इसके। वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा। तो इस एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल db cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल db' cos थीटा, क्योंकि हमने कितना माना हुआ है इसको, db। अब वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे, इसका वर्टिकल ऊपर और इसका वर्टिकल नीचे। तो लैंग्वेज देखते हैं। कंसीडर किया हमने, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r having elementary portion AB and CD of length, कितनी लेंथ लिया बच्चों, dl, of length dl। P एक पॉइंट लिया, let P be the point on the axis at a distance, कितनी डिस्टेंस पे लिया बच्चों, x, at a distance x, where we have to calculate मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जहां पर हमें क्या निकालना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट बच्चों। अब डेरिवेशन करते हैं इसका बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता था, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी होगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बायोट-सेवर्ट फॉर्मूला क्या कहता है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl स्क्वायर करोगे तो ये तो रूट हट गया। अब sin थीटा क्या होता है हमारा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे कितना है और हाइपोटेनियस कितना है, तो r अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पूरी रिंग की निकालनी है, तो जीरो से इंटीग्रेट कहां तक करेंगे, पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई r। पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है रिंग की, 2 पाई r। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl r, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ये एक पावर और ये आधी पावर, टोटल पावर 3/2। अब इंटीग्रेट करना है तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन dv का होता है केवल b, इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाहर निकाला, r बाहर निकाला,
और नीचे था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन dl 0 से 2 पाई r, 0 से 2 पाई r। ओके, तो dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dl का इंटीग्रेशन l 0 से 2 पाई r। तो लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने के बाद ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और लिमिट आ जाएगी हमारी 2 पाई आर। यदि हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर इंटू आर, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड आई है हमारी सेंट किसी भी पॉइंट पे एक्सिस पे सर्कुलर कॉइल के कारण वो आई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इनटू में क्या हो गया था 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों पहली कंडीशन जो आती है केस फर्स्ट, पहला केस, इफ पॉइंट P लाई एट सेंटर ऑफ कॉइल, अगर पॉइंट P लाई करे सेंटर ऑफ कॉइल पे यानी x की वैल्यू क्या हो गई उस केस में 0, x की वैल्यू क्या हो गई 0, उठा के पुट कीजिए इसमें x की जगह 0, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से इसको काटोगे क्या बचेगा r, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन r। ये आ गया फॉर्मूला जब P पॉइंट कहां पे लाई गया सेंटर ऑफ कॉइल। अब ये फॉर्मूला सिमिलर है जितनी मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर कॉइल प्रोड्यूस करती है। इट मींस कॉइल, it means it act as a circular coil, यानी ये कैसे एक्ट करने लगेगी सर्कुलर कॉइल, यानी जो हमने रिंग ली है it means ring will act as a circular coil, यानी जो रिंग है वो कैसे एक्ट करने लगेगी सर्कुलर कॉइल, क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो सिमिलर आ रही है सर्कुलर कॉइल के, सर्कुलर कॉइल। अब सेकंड कंडीशन है बच्चों इसकी, if the coil consists of n number of turns, अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसके साथ फॉर्मूला क्या बनेगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा n अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों ध्यान से देखिएगा, और ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है ये क्या होता है सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया। तो b इक्वल टू क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, 3/2 2 पाई आर स्क्वायर ए हो गया, n इंटू आई लिखा रहने दिया। एन आई ए बराबर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये जो निया है एन आई ए निया बराबर होता है एम वेक्टर, और एम वेक्टर को हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। कैसी क्वांटिटी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। और अगर इसकी ऐसा यूनिट पूछ ले आपसे तो क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई होती नहीं है, करंट की एम्पियर, और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसको पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये किसके टर्म्स में आ गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल
मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है? NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू A। तो बच्चों पाई आर स्क्वायर हमारा हो गया एरिया, 2 लिखा रहने दिया, नंबर ऑफ टर्न्स n और करंट कितना I, बाकी सब एज इट इज। तो NIA बराबर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, m के बराबर होता है, कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर, और ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट की क्या होती है? एम्पियर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट आती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, तो NIA की जगह हमने क्या पुट कर दिया? तो फॉर्मूला हमारा बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2।